एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो स्टेनिंग। ठीक है, आज मैं आप लोगों को स्टेनिंग के बारे में डिटेल में समझाऊंगी कि जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसमें कौन सी स्टेन को यूज़ किया जाता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कम्प्लीटली माइक्रोटोमी समझा दी थी। ठीक है, उसके सभी कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। माइक्रोटोम नाइफ है, वाटर बात है, वॉट एवर जो भी था, सारी डिटेल स्टडी अपन उसमें पढ़ चुके हैं। आपको अगर वो देखना हो तो मैं यहाँ पे आपका लिंक मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ आप उस पर टैप करके देख सकते हो। तो आज जो बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में अपन बात करेंगे। देखो, स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसको यूज़ करके इन्हांस किया जाता है। किसको इन्हांस किया जाता है? किसी भी टिश्यू के स्ट्रक्चर को इन्हांस किया जाता है। इन्हांस का मतलब होता है उसको और अच्छे से एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो स्टेनिंग इज अ टेक्निक यूज टू इन्हांस द कॉन्ट्रास्ट इन सैंपल्स जनरली एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो, सैंपल से अपना मतलब है यहाँ पे जो भी टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे सैंपल से आपका मतलब होना चाहिए टिश्यू सेक्शन। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, 3 to 5 माइक्रोन सेक्शन वाला यूज़ करेंगे अपन प्रोसेस के लिए। जो सेक्शन है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेनिंग में क्या किया जाता है कि जो भी टिश्यू है उसको इन्हांस करना है। देखो, टिश्यू जो होते हैं या कोई भी सेक्शन होता है, कोई भी सेल होता है, जिस सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा जनरल, उसके अंदर फिजियोलॉजी में जब आप देखते हो कि टिश्यू में क्या क्या होता है, उसमें अलग अलग ग्रैन्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत ही अलग अलग तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन सेल्स को मुझे क्या करना है? इन्हांस करना है। इन्हांस करने के बाद में भी स्पेशली मुझे डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जस्ट लाइक एग्जाम्पल ये, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट है, राइबोसोम से जो भी ग्रैन्यूल्स है सब प्रेजेंट है। सबको डिफ्रेंशिएट भी मुझे आपस में करना है, इनको अलग अलग से मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको अलग अलग कलर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, जिससे क्या होगा, मैं इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। अब देखो, आपको मैं डायग्राम की फॉर्म में समझाती हूँ। मैंने बेसिकली सेल का एक रफ डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस समझा दिया मैंने। अब जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे मैंने बना दिया, बीच में डीएनए वगैरह भी बना दी। साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेजेंट है वो सबको मैंने डायग्राम मेंशन नहीं किया है पूरा। अब देखो, आपको स्टेनिंग की हेल्प से क्या करना होता है। स्टेनिंग की हेल्प से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसको मुझे अलग कलर प्रोवाइड करना है, लाइक इसको रेड कलर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में उसको मुझे ब्लू कलर प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रैनुल्स है उनको मुझे अलग कलर प्रोवाइड करना है, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में ग्रीन कलर। तो स्टेनिंग का यही फंक्शन है कि आप अलग अलग स्टेन को मिक्स करते हो, जैसे एसिडिक स्टेन, ठीक है, बेसिक स्टेन, एसिडिक स्टेन, इन सब स्टेन को मिक्स करके आप अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हो। उन कलर से अलग अलग सेल्स के जो जैसे न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म जो भी प्रेजेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब अलग अलग कलर ले। उससे क्या होगा, अलग अलग कलर लेने से जिस भी ग्रैनुल्स को आप डिटेक्ट करना चाहते हो माइक्रोस्कोप में, आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे न्यूक्लियस को फाइंड आउट करना है, अब मुझे पता है कि न्यूक्लियस, जब मैं HND स्टेनिंग करूँगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, एक रेड कलर लेगा। ठीक है, तो मैं इजीली डिटेक्ट कर सकती हूँ कि न्यूक्लियस कैसा रेडिश कलर में दिखेगा मुझे। एग्जांपल की फॉर्म में मैं बता दूँ, और आपको जैसे HND में आपको साइटोप्लाज्म में डिटेक्ट करना है कुछ, तो वहाँ पे आप ब्लू कलर में उसको डिटेक्ट करोगे। तो स्टेनिंग का सबसे बेसिक जो है पार्ट ये यही होता है, बेसिक फंडामेंटल यही होता है कि किसी भी ग्रैनुल्स को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई भी पैरासाइट है, कुछ भी वॉटएवर जो भी आप डिटेक्ट करना चाहते हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो, कुछ भी आपको डिटेक्ट करना है, उन सबको स्टेनिंग अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करती। उन कलर्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, उस ग्रैनुल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जैसे इनको फाइंड आउट करने की भी अलग अलग प्रोसेस होती है कि आप जैसे एसिडिक बेसिक स्टेन को मिक्स कर देते हो, न्यूट्रल स्टेन ले लिया, तो अलग अलग स्टेन्स के कॉम्बिनेशन से इस चीज़ करी जाती है। तो स्टेनिंग का बेसिक फंडामेंट यही होता है कि आपको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना है बाय प्रोवाइडिंग ए कलर, यानी अलग एक तरह का कलर कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करके आपको डिटेक्ट करना है उसको। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया क्या होता है। तो वेरियस स्टेन्स आर यूज टू कलर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। जैसे वेरियस स्टेन्स क्या करती है, अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स को कलर प्रोवाइड करती है, गिव्स द डिफरेंट कलर टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। जैसे मैंने आप लोगों को भी जस्ट समझाया कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक दूसरे को अलग कलर प्रोवाइड करवाना होगा।
अब देखो स्ट्रेनिंग अलग अलग तरह की होती है, डायरेक्ट स्ट्रेनिंग, इनडायरेक्ट स्ट्रेनिंग होती है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेनिंग होती है, रिग्रेसिव स्ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल है कि एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डाई टू स्टेन द टिश्यू इन दी वेयरिंग ऑफ द शेड कलर। इसमें बेसिकली आपने कुछ भी नहीं किया, एक सिंपल डाई यूज़ की, उसे टिश्यू को कलर प्रोवाइड किया और बेसिकली उसको माइक्रोस्कोप में देख लिया। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेन में क्या होता है, इट मीन्स द यूज़ ऑफ द मॉडर्न, यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। देखो ये टर्म्स जो भी यहाँ पे आएगी वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, सिर्फ यहाँ पे मैं बेसिकली आपको स्ट्रेनिंग के बारे में समझा रही हूँ, या फिर कह सकते हो कि स्ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ठीक है। It means use of the mordant to facilitate a particular staining method or the use of the attenuator to the improve either by the selectively or by the intensity of the stain। देखो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई भी जो स्टेन होती है उसको पहले किसी भी मोर्डेंट की हेल्प से पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड किया जाता है, जैसे वो सेलेक्टिवली हो सकता है, या फिर जो स्टेन है उसकी इंटेंसिटी भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस वाली स्टेनिंग में बेसिकली उन स्टेन को बेसिकली इनडायरेक्ट स्टेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपके दो ही आती है, प्रोग्रेसिव स्टेनिंग एंड रिग्रेसिव स्टेनिंग। अब मैं प्रोग्रेसिव स्टेन की बात करूं तो देखो प्रोग्रेसिव स्टेनिंग में क्या होता है कि जो स्टेन है, स्टेन अप्लाई टू दी टिश्यू इन ए स्ट्रिक्ट सीक्वेंस and for the specific time the stain is not washed out or decolorized because there is a no overstaining of the tissue constituent। देखो इस स्टेन में क्या होता है कि ये जो स्टेनिंग होती है प्रोग्रेसिव स्टेनिंग, ये स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में इसको किया जाता है, ठीक है। लाइक जैसे आपको डीकलराइज करना है तो डीकलराइज, ठीक है, फिर उसमें एसीटोन देना है तो एसीटोन, या फिर जो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसका काम होता है विद अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, यानी टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 2 मिनट्स के लिए डिप करना है तो 2 मिनट्स के लिए ही होना चाहिए, 5 मिनट के लिए तो 5 मिनट ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इन स्टेन को क्या नहीं करते, इन स्टेन को आप वॉश आउट नहीं करते हो, ना ही डीकलराइज करते हो, ठीक है। लाइक जैसे रिग्रेसिव स्टेन में अपन देखेंगे कि इसमें पहले ओवर स्टेन किया जाता है, फिर स्टेनिंग को कम किया जाता है बाय डीकलराइजेशन। लेकिन इस स्टेनिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेन में आप कोई भी ओवर स्टेनिंग नहीं करनी। ओवर स्टेनिंग कब की जाती है, हल्का सा टाइम इंक्रीज करके, जैसे मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी, या तो आप उसका टाइम इंक्रीज कर दो या उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दो, उससे क्या किया जाता है कि स्ट्रेन का जो है उसको और इन्हांस कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस फिर क्या होता है कि स्टेनिंग इज कंट्रोल बाय ए फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ अंडर द माइक्रोस्कोप। इसमें आपको हर चीज़ को पर्टिकुलर रखना ही होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रिग्रेसिव स्टेनिंग की, ठीक है। रिग्रेसिव स्टेन में क्या किया जाता है, सबसे पहले टिश्यू इज फर्स्ट ओवर स्टेन, टिश्यू को पहले बहुत ज़्यादा स्टेन किया जाएगा, देन क्या करेंगे, देन द एक्सेस स्टेन इज रिमूव फ्रॉम ऑल। उसके बाद में क्या किया जाएगा, जो एक्सेस स्टेन है उसको रिमूव करेंगे, बट द स्ट्रक्चर इज टू बी कंट्रोल अंडर द माइक्रोस्कोप। लेकिन जो भी आप कर रहे हो वो बेसिकली अंडर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। पहले आप उसको ओवर स्ट्रेन करोगे, फिर उसके स्ट्रेन को कम करोगे, उसके बाद में वो सारा प्रोसेस अंडर कंट्रोल ही किया जाता है ताकि आप उसको माइक्रोस्कोप में देख सको। नेक्स्ट अपने पास में टर्म जो आती है वो है डीकलराइजेशन, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो मैं आपके पॉइंट आउट कर देती हूँ ये टर्मिनोलॉजी है, और ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको डायरेक्टली नोट से पढ़ा रही हूँ, मुझे नोट्स बनाने का टाइमिंग नहीं मिल पाया, तो आई थॉट दैट कि मैं आपको डायरेक्टली ही नोट से पढ़ा देती हूँ। देखो डीकलराइजेशन में क्या होता है कि पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्टेन फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन वैन द कलर इज रिमूव सेलेक्टिवली। देखो क्या होता है कि जैसे डीकलराइजेशन में तो क्या होता है कि आप जो भी डीकलराइजेशन में आप ओवर स्टेन करते हो देन उसको रीस्टेन किया जाता है, उस प्रोसेस को डीकलराइजेशन बोला जाता है। लेकिन सेलेक्टिवली अगर आप ये काम सेलेक्टिवली कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानेंगे। इसमें क्या करते हैं, पार्शियली और कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है स्टेन को टिश्यू से, ठीक है। उस प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आगे उसको कंप्लीटली आपको डिटेल में बता रखा है, ठीक है। इन केस ऑफ डीकलराइजेशन के केस में क्या होता है, इज टू रीस्टेन द सेक्शन विद सम अदर स्टेन, एसिड अल्कोहल ट्रीटमेंट इज द मेथड ऑफ चॉइस। देखो इसमें क्या किया जाता है, पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर स्टेन करते हो, उसकी स्टेनिंग को कम करते हो, स्टेनिंग को कम करने के बाद में किसी भी काउंटर स्टेन के थ्रू उसको दोबारा स्टेन किया जाता है। अब आपको टर्मिनोलॉजी काउंटर स्टेन भी पता होनी चाहिए, क्या होगी वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे एक होती है प्राइमरी स्टेन, एक होती है काउंटर स्टेन, तो उसको क्या करते हैं अपन दोबारा स्टेन करते हैं बाय द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड अल्कोहल ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है। वो एक प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट स्टेनिंग जब प्रोसेस होगा तब मैं आपको समझाऊंगी, सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए।
डिफ्रेंशिएशन की बात करूँ, इन द प्रोग्रेसिव स्टेनिंग डिफ्रेंशिएशन इज द रिमूवल ऑफ वॉशिंग आउट ऑफ द एक्सेस स्टेन until the color is retained only in the tissue component to be the steady। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया डिफ्रेंशिएशन स्टेनिंग में क्या करोगे आप, स्टेन को वॉश आउट करोगे, ठीक है। जितनी भी एक्सेस स्टेन है उसको वॉश आउट करना होगा, और वो वॉश आउट जब तक करना है आपको कि जो टिश्यू जो है, टिश्यू कॉम्पोनेंट वो अपना कलर रिटेन ना कर ले स्टेडीज के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेनिंग होती है, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने आपको यहाँ पे इसमें प्राइमरी स्टेन के बारे में नहीं था, लेकिन आपको पता होनी चाहिए प्राइमरी स्टेन क्या होती है। देखो सबसे पहले जो भी स्टेनिंग दी जाती है किसी भी टिश्यू को, उसको अपन प्राइमरी स्टेन बोलते हैं। उसके बाद में सेकेंड स्टेनिंग जो दी जाती है उसको काउंटर स्टेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों ही चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट स्टेन प्राइमरी स्टेन होती है और सेकेंड स्टेन जो होती है काउंटर स्टेन होती है। अब देखो काउंटर स्टेन क्या होती है, मैं डायरेक्टली आपको बुक से समझा रही हूँ। उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी समझने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रखा था, जेरोक्स कॉपी थी वो, इसीलिए। ए काउंटर स्टेन इज एप्लीकेशन टू द ओरिजिनल स्टेन, यूजुअली न्यूक्लियर, ठीक है, ऑफ वन और मोर डाई दैट बाय द कॉन्ट्रास्ट विल ब्रिंग आउट द डिफरेंस द वेरियस सेल्स एंड द टिश्यू। देखो क्या होता है, इसमें बेसिकली समझा देती हूँ मैं आपको। काउंटर स्टेन क्या होती है, ओरिजिनल स्टेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया होती सेकंड स्टेन है, लेकिन होती ही ओरिजिनल स्टेन है, जो बेसिकली न्यूक्लियस पार्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है। न्यूक्लियर पोर्शन को ये स्टेन करती है। ये क्या करती है, अलग अलग तरह के इसमें बेसिकली आप वन और मोर डाइस को आप ऐड कर सकते हो, जिससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट आउट होता है। उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से क्या होता है, वेरियस कलर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सेल्स और टिश्यूज को। समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली न्यूक्लियर स्टेन होती है। इसमें एक से ज़्यादा डाई भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कॉन्ट्रास्ट ब्रिंग आउट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टिश्यूज और सेल्स का अलग अलग कलर मिलता है। हैवी काउंटर स्टेन, बहुत ज़्यादा काउंटर स्टेनिंग नहीं करनी, उसको अवॉइड करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टेनिंग कर दोगे तो फिर ओवर स्टेन वाला प्रोसेस होता है, वो उसकी वजह से क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है। बेसिकली आपको क्या करना है, डाइल्यूट ही स्टेनिंग करनी, या फिर आपको अगर डाइल्यूट नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा जो हैवी काउंटर स्टेन हो चुकी है, तो उसका टाइम कट डाउन कर दो, ठीक है। टाइम आप कम कर दो। अगर काउंटर स्टेन के रूप में आप क्या करो, एसिडिक डाई यूज़ कर रहे हो, तो वो लाइट होनी चाहिए, एंड बेसिकली आप उसको रिमूव करना होगा, और रिमूव द न्यूक्लियर स्टेन, या फिर बेसिकली आप न्यूक्लियर स्टेन को रिमूव ही कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म अपने पास में आती है, वो होती है मॉडर्न। ये क्या होता है, सब्सटेंस दैट कोज द सर्टन स्टेनिंग रिएक्शन कोज करता है टू टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग ए लिंक बिटवीन द टिश्यू एंड द स्टेन। देखो मॉडर्न एक ऐसा बीच का कह सकते हो आप इसको, बीच का एक ऐसा पार्ट होता है जो स्टेनिंग और टिश्यू के बीच में होता है। यानी ये क्या करेगा, रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, स्टेनिंग के रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, टिश्यू और अच्छे से स्टेन हो जाएगा। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है कि लेक के नाम से बोला जाता है। द लिंक इज रेफर एज अ लेक, लेक के नाम से इसको जाना जाता है। विदाउट इट डाई आर नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू एंड द स्टेनिंग द टिश्यू। बेसिकली इसके बिना क्या होता है कि जो कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग होने की, किसकी, स्टेन की टिश्यू के साथ में, वो बेसिकली नहीं हो पाती है। इसलिए आपने देखा होगा एलम हेमेटॉक्सिलिन होती है, वो इन्हीं से बनाई जाती है। ये एलम जो होता है वो ये होता है मॉडर्न, ठीक है, अमोनियम और पोटेशियम एलम फॉर द हेमेटॉक्सिलिन। तो बेसिकली मॉडर्न का काम क्या होता है, स्टेनिंग रिएक्शन को प्रोसीड करना। नेक्स्ट हम आपके पास में जो आती है वो एक्सचुएटर होती है, ठीक है। ये क्या करती है, बेसिकली दीज आर द सब्सटेंस दैट कोज एन इंक्रीज इन द सेलेक्टिवली और इन द स्टेनिंग पावर ऑफ द डाई। बेसिकली क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो स्टेन होती है उसकी सेलेक्टिविटी को, ठीक है। जस्ट लाइक थस दे लीड टू मोर इंटेंस स्टेनिंग, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं किसी भी स्टेनिंग को। जैसे फिनॉल इन द कार्बन फ्यूजन के अंदर क्या होता है, फिनॉल को ऐड किया जाता है, ठीक है। और मिथाइलिन ब्लू में, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अच्छा, मिथाइलिन ब्लू में KOH को ऐड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट अपने पास में आता है ल्यूको कंपाउंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। द कन्वर्जन ऑफ ए डाई इनटू ए कलरलेस कंपाउंड बाय द डिस्ट्रैक्शन ऑफ इट्स क्रोमोफोर। देखो क्या होता है, किसी भी डाई को कम्प्लीटली कलरलेस करने का जो प्रोसेस होता है, उसको कलरलेस करने का प्रोसेस है, जो कंपाउंड होते हैं उनको बेसिकली आप ल्यूको कंपाउंड के नाम से जानते हो, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका यहीं से शुरू होता है कि जो स्टेनिंग होती है, ठीक है, उसके अलग अलग
उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोर्स की बात करें तो नेचुरल और सिंथेटिक होती है। एफिनिटी की बात करें, एफिनिटी टू टिश्यूज के बेसिस पे एसिडोफिलिक बेसोफिलिक होती है, और केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस में थायजिन और एजोडाई और रोजालाइन डाइस होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 कॉम्पोजिशन के बेसिस पे होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो सिंथेटिक डाइज होती हैं, ठीक है, दे हैव ग्रेटर एफिनिटी, सो दे हैव ग्रेटर स्टेनिंग कैपेसिटी, मच ग्रेटर स्पेक्ट्रम ऑफ द कलर। बेसिकली में इनकी जो स्टेनिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, साथ में स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा होता है। लाइक कलर का स्पेक्ट्रम का मतलब अलग अलग कलर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो बेसिकली किसकी होती है, सिंथेटिक डाइज की ही होती है। अब सबसे पहले अपन नेचुरल डाई की बात करेंगे, ठीक है। नेचुरल डाइस में क्या होता है, दीज आर वेरी फ्यू इन नंबर, दे आर मेनली टू इन कॉमन यूजेस। बेसिकली 2 ही होती है, ठीक है, हेमेटॉक्सिलिन एंड कैरामाइन होती है। अब हेमेटॉक्सिलिन का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, सबसे ज़्यादा यही होती है जो बेसिकली क्या है कि एक न्यूक्लियर स्टेन होती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डाई यूज्ड एज ए न्यूक्लियर स्टेनिंग के तौर में आप उसको यूज़ करते हो। इट इज़ अ डिराइव फ्रॉम द लॉन्ग ट्री, ठीक है, मेनली जो कि मैक्सिको में फाइंड आउट होता था, उसी ट्री से इसको बेसिकली हार्टवुड ट्री के नाम से भी आप जानते हो। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डेवलप स्टेनिंग प्रॉपर्टी आफ्टर द फिक्सेशन, ठीक है, सॉरी आफ्टर द ऑक्सीडेशन के बाद में इसको बनाया जाता है। बेसिकली क्या होती है, वीक डाई होती है, ठीक है, इसी वजह से इसको ना शार्प करने के लिए आपको एक मॉडर्न की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड है कार्माइन, ठीक है, इट इज़ अ स्कारलेट डाई मेड फ्रॉम द ग्राउंड बॉडीज ऑफ द कोकिनल बीटल्स के थ्रू आपको उसको बनानी पड़ती है, ठीक है। अब इसको एक एक को अपन डिस्क्राइब करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट उनसे पहले अपन सिंथेटिक डाइस की बात करेंगे, ठीक है। सिंथेटिक डाइस क्या होती है, मोस्टली जो डाई होती है एनालिन डाइस होती है, जो बेसिकली जो कोल टार से बनाई जाती है। ये दीज एनालिन डाइस ऑफर वाइड रेंज ऑफ कलर एंड एक्शन, ठीक है, बहुत अलग तरह के कलर एंड एक्शन प्रोवाइड करती है। इनका जो कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली बेसिक, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक होता है, जो कि न्यूट्रल होता है। अकॉर्डिंग टू दीज कैरेक्टर्स स्टेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द टिश्यू। इसी वजह से ये क्या करती है, अलग अलग स्टेन प्रोवाइड करती है। तो ये जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि कौन कौन सी स्टेन आप यूज़ करोगी, ठीक है। अब इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो भी देखना है अभी। तो बेसिक डाइस में क्या होता है, ये बेसिकली कैटायनिक डाइस होती है, ठीक है, स्टेन करती है न्यूक्लियाई को, और ये बेसोफिलिक ग्रैनुल्स को और बैक्टीरिया को स्टेन करती है, ठीक है, बेसिक डाइस जो होती है। अब एसिडिक डाई की बात करूँ तो बेसिकली एनायनिक डाइस होती है, जो मेनली साइटोप्लाज्म को स्टेन करती है और ईओसिनोफिल ग्रैनुल्स को बेसिकली स्टेन करती है। अब ये मैंने आप लोगों को स्टेनिंग में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं सबके बारे में समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कंप्लीट हेमेटॉक्सिलिन के बारे में, उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी हेमेटॉक्सिलिन होती है, ईओसिन की क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो कंप्लीट जो वीडियो वो आपका नेक्स्ट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ में डेफिनेटली शेयर करें और कमेंट्स करें आपको कोई भी डाउट होता है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।